हमारे सामने मौजूद है और दावा अभी भी यही कर रहे हैं कि सरकार तो बनेगी ही हमारी। ठीक है, मांझी जी को कल तक हमारे साथ थे, आज नहीं है। तो देखिए, नेता चुनाव के टाइम में 2-4 को इधर जाएंगे उधर जाएंगे, लेकिन बिहार के जनता को पता है कि हमें क्या निर्णय लेना है। लालू जी क्या कभी भाजपा के साथ ऐसा कुछ हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। सब पार्टी कर रहे हैं, लेकिन हमारे ताकत के अनुकूल हमने भी बहुत अच्छा मेहनत किया है। माननीय नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ चले गए जी, और वहाँ पे अलग गठबंधन करके एक समीकरण बना के उनके दम पे वहाँ से चुनाव जीत हुआ। वो सरकार 15 साल से सत्ता में रहे, सरकार में रहे, और वो हमारे बिहार के प्रवासी मजदूर भाई को दूसरे प्रदेश से बिहार लाने के लिए अपने आप को कह दे कि हम सक्षम नहीं हैं और हम किसी को नहीं ला सकते, इससे क्या कह सकते हैं? आपके लोग ये डिमांड भी कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम मिलना चाहिए आपको, वोट परसेंटेज के हिसाब से भी मांग रहे हैं। सर कैसे दावा कर रहे हैं आपके नीतीश कुमार जी को आप पटक देंगे? खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में वो शो देख रहे हैं जिसे पंचनामा कहते हैं, और आज आप देख रहे होंगे मेरे बगल में वो शख्सियत है जो बिहार में इस बार दावा कर रहे हैं कि सरकार बनाकर रहेंगे। पांडवों की बात आपने सुनी थी, हमने बताया था कि महागठबंधन से एक पांडव अब मिसिंग हो गए हैं, मांझी जी छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी उसी बुलंदी के साथ वीआईपी के मुकेश सहनी हमारे सामने मौजूद है और दावा अभी भी यही कर रहे हैं कि सरकार तो बनेगी ही हमारी। 15 साल से नीतीश कुमार बिहार में शासन कर रहे हैं। उनके पास आंकड़े हैं, उनके पास भाजपा है जो उन्हें मजबूत कर रही है, उनके पक्ष में सब कुछ है। तो फिर ये दावा कैसे कर रहे हैं, ये पहला सवाल इनसे पूछ लेते हैं। सर कैसे दावा कर रहे हैं आपके नीतीश कुमार जी को आप पटक देंगे? देखिए, भाजपा है या नीतीश जी हैं, आप देखिए बगल में अभी हाल फिलहाल में झारखंड में चुनाव हुआ जी, और वहाँ पे भी एनडीए अपनी मजबूती से वहाँ पे भी चुनाव लड़ा और परिणाम आप देखें कि 32% में सिमट गए। और बिहार में भी लोकसभा के बाद उपचुनाव हुआ जी, तो उपचुनाव में भी देखिएगा कि हम महागठबंधन में हम लोग एक साथ में रहकर सही रणनीति के साथ चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद भी यहाँ पे एनडीए कहीं ना कहीं हम लोगों के सामने में बहुत कमज़ोर साबित हुआ जी। और बिहार में 15 साल से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या काम अच्छा किए हैं जिसके ऊपर बिहार के जनता उनको वोट दे, वो जनता के बीच में बताए जी। आज आपने देखा कि कल उनका परसों 7 तारीख को डिजिटल रैली था जी। तो बिहार के मुख्यमंत्री है, एनडीए इतनी बड़ी ताकत है और हमारी जब डिजिटल रैली था उसके सामने में कुछ भी नहीं रहा जी। मेरे सामने में ना रीच का उनका रहा, ना ही वो वन टाइम कितने लोग देख रहे, व्यू देख रहे थे, वो सब चीज़ में हमसे बहुत कम रहे, जबकि हमारा बगैर प्लानिंग पे हमने काम किया जी। तो मेरा मानना है कि हम लोग तो लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे ही हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा आज की तारीख में बिहार की जनता परेशान है। वो लड़ना चाहता है नीतीश कुमार जी से, बिहार के युवा लड़ना चाहता है नीतीश कुमार से, बिहार के बेरोजगार मजदूर लड़ना चाहता है नीतीश कुमार जी से जी। हर सेक्टर में, चाहे वो हमारे स्टूडेंट हो, हर लोग बिहार में आज नीतीश कुमार जी से सवाल करना चाहता है कि आपने 15 साल में हमारे लिए क्या किया जी। तो निश्चित तौर पे हमसे ज़्यादा आगे आज की तारीख में बिहार का जनता है और मुझे बिहार के जनता पे पूरा भरोसा है कि इस बार नीतीश सही निर्णय लेंगे। नीतीश कुमार जी सत्ता में रहे, उन्होंने अपने हिसाब से ताकत भी उनको मिली जनता की तरफ से, हर बार मिली जी। चाहे वो किसी के साथ रहे हो, हर बार नहीं मिले जी। आप देखिए कि निश्चित तौर पे 15 साल का शासन रहा माननीय लालू जी का, तो उसके बाद एक बदलाव होता है, हर स्टेट में इस तरीके से होता है। तो उसके बाद नीतीश जी को मौका मिला जी। तो नीतीश जी के बाद मौका मिला तो कह सकते हैं कि 2010 का जो चुनाव आया तो कह सकते हैं कि नीतीश जी ने कुछ काम किए, उसके दम पे मिले। और महागठबंधन उस समय में आप देखिएगा 2010 में कांग्रेस पार्टी अलग से लड़ा जी, सीपीआई सीपीएम वाले अलग से लड़ा, 32 लाख वोट डिवाइजन हो गया। अगर साथ में लड़ते तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी जीत नहीं होता। लेकिन ठीक है, जीत हो गया 2010 में।
फिर देखिए 2015 में कैसे जीत हुआ जी माननीय नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ चले गए जी और वहाँ पे अलग गठबंधन करके एक समीकरण बना के उनके दम पे वहाँ से चुनाव जीत हुआ। और फिर ये 15 साल में तो लालू जी भी चले गए थे, तो इस बार मान लीजिए कि नीतीश जी भी चले जाएंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं से ताकत जोड़ लगा के उन्होंने अपनी सरकार बना ली। लेकिन फिर भी सर इस बार इनकम्बेंसी दिख रही है, वो विजिबल है, जनता में भी आक्रोश दिख रहा है, चाहे बाढ़ को लेके हो, सुखाड़ को लेके हो, या चमकी बुखार, या अब तो कोरोना में भी जिस तरह से चीजें हुई हैं। एक बात तो है कि आप लगातार काम कर रहे हैं, नीतीश जी को आपने एक्सपोज भी बहुत हद तक किया है, डिजिटल रैली भी आप दोनों की कंपेयर करें, बिल्कुल आपने कहा कि आपके व्यूज कहीं ज्यादा है उनसे, क्योंकि आप नई पार्टी है बिहार की राजनीति में। तो क्यों ऐसा लग रहा है सर, क्यों हुआ नीतीश कुमार जी का ऐसा हाल? अभी देखिए, जो सरकार 15 साल से सत्ता में रहे, सरकार में रहे, और वो हमारे बिहार के प्रवासी मजदूर भाई को दूसरे प्रदेश से बिहार लाने के लिए अपने आप को कह दे कि हम सक्षम नहीं हैं और हम किसी को नहीं ला सकते, इससे क्या कह सकते हैं? बिहार के जनता को तो फिर सोचना ही है। आपको दूसरे प्रदेश में 30 लाख हो या 50 लाख की संख्या में है, तो आपको लाने में इतने साल से आप सरकार चला रहे, आप ला नहीं सकते। आपने डिप्टी सीएम को आगे बढ़ने के लिए कहा और उनको अपने स्टेटमेंट दिलाया कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हम सक्षम नहीं है लाने के लिए। तो कहीं ना कहीं बिहार के जनता ये समझने लगा कि हमारे बुरे टाइम में अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ नहीं रहे तो फिर कैसे होगा। आज देखिए, जब प्रवासी मजदूर हैं या बिहार से बाहर हमारे भाई है, वो बिहार जब आना चाह रहे थे तो उनको लाने के लिए मना कर रहे थे, उनको डरा दिया गया कि अगर आप आते हो तो 15 दिन 21 दिन के लिए आपको क्वारंटाइन में रख लेंगे, और रख लिए। और फिर आप लोगों ने प्रेशर बनाया, रख भी लिए और उसके पीछे अनाप शनाप पैसे खर्च कर दिए। ठीक है, जब कोरोना नहीं था तब पैसे खर्च कर दिया और सबको डरा के स्कूल कॉलेज में रखवा दिए, अपने घर से दूर रख के स्वस्थ व्यक्ति को। और आज जब कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है तब आप क्या कर रहे हैं? बोले घर पे रहो, घर पे आराम करो। मतलब आप उस समय में अगर सही निर्णय लेते, वो पैसे को बचा कर रखते तो आज काम आता। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस दिख रही है सरकार की। बिल्कुल, इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं सर, इतने बड़े बड़े लोग उनके नवरत्न उनके सरकार में हैं, सभी को उन्होंने डिपार्टमेंट भी दे रखा है। कहा जाता है कि मंत्रियों से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स की ताकत है उनके सरकार में। तो फिर इसी के दम पे कहते हैं हम सुशासन बाबू हैं जी। तो फिर गलती कहाँ हो जा रही है? गलती यही है कि सुशासन झूठा है जी। सुशासन बाबू जिस हिसाब से दम पे अपने आप को भर रहे हैं, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपका प्रशासन बहुत साफ सुथरा छवि के लोग हैं, बिहार में करप्शन मुक्त बिहार है, तो आप ऐसे लोगों का लिस्ट जारी कर दीजिए, जनता के बीच में दीजिए कि ये हमारे प्रशासन बहुत साफ सुथरा छवि के लोग हैं, आप उनको जारी की दीजिए। और जब हमारी सरकार बनता है तो हम ऐसे उनका जांच करा लेंगे। ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट मांग रहे हैं जिसका जांच आप कराइएगा। हाँ, करा लेंगे बाद में। अगर आपको लगता है वो सही है तो आप जनता के बीच में पेश कीजिए वो नाम, और फिर उसका समय आएगा तो हम उसको जांच करा लेंगे। नीतीश जी के खिलाफ तो आप लोगों ने एक बड़ा मतलब प्लानिंग बना लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन की बात जो है 2019 में कुछ कमियां रह गई थी, वो कमियां तो अभी भी दिख रही हैं सर। देखिए, जहाँ गठबंधन बड़ा साइज है तो थोड़ा बहुत, और समय से पहले कुछ भी नहीं हुआ। आज देखिए ना, एनडीए में भी तो समस्या है ना, वहाँ पे भी तो चिराग बुझने के कगार पे है। ठीक है, तो वो समस्या वहाँ पे, खैर यहाँ पे तो नहीं है। और जिनको जाना था वो चले गए, मांझी जी चले गए, तो उनके बदले में 3 पार्टी हमारे साथ आ भी गए, लेफ्ट से माले, सीपीआई, सीपीएम। तो मुझे लगता है कि हमको और भी मजबूती मिल गई है। तो आने वाले समय में बहुत जल्दी एक बार एनडीए का क्लियर हो जाए तो मुझे लगता है कि महागठबंधन में भी इंटरनल हर पार्टी अपने अपने स्तर पे तो मजबूती से काम कर रही है। आपको ये नहीं लगता कि मतलब श्याम रजक को आप लोगों ने अपनी तरफ किया तो उन्होंने एक बड़ा बदला ले लिया मांझी जी को उधर करके? ठीक है, लेकिन आपको भी पता है कि उपचुनाव हुआ बिहार में और आपने देखा कि किस पार्टी का कितना आधार है, तो खैर उस पर हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, मांझी जी को कल तक हमारे साथ आज नहीं है, तो देखिए नेता चुनाव के टाइम में 2-4 को इधर जाएंगे उधर जाएंगे, लेकिन बिहार के जनता को पता है कि हमें क्या निर्णय लेना है। और मुझे लगता है कि बिहार के जनता को इस बार एक युवा चेहरा चाहिए। बिहार प्रदेश में युवा को आगे लाने का कोशिश करेंगे, और बिहार में अभी खास करके एक युवा बड़ी शक्ति है और पूरे देश में, तो बिहार में भी युवा को भी सोचने की आवश्यकता है कि हम किस रास्ते पे कैसी सरकार लाएं। तो 2019 के चुनाव में हमने देखा था कि आपकी पार्टी एक बड़ा कहीं ना कहीं वोट बैंक लेकर आई थी। वो वोट बैंक आपने मांझी जी को बहुत हद तक मनाने का प्रयास किया कि वो वोट बैंक महागठबंधन के पास ही रह जाए। मांझी जी ने बहुत सारे बयान दिए, आप उनको बार बार मना कर लेकर आते थे। कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आया कि वो ऑटोमेटिकली महागठबंधन से बाहर होने लगे। क्या लगता है अब उपेंद्र कुशवाहा जी आपके साथ हैं या वो भी?
मान नहीं पा रहे? अभी तो हैं हमारे साथ है, अभी कौन पार्टी रहेंगे इसकी गारंटी तो हम नहीं देंगे, इसकी गारंटी तो उपेंद्र जी ही देंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि रहेंगे, ऐसे तो कोई बात विवाद है नहीं। और गठबंधन में हर किसी को एक दूसरे को जरूरी है जी। तो कोई गठबंधन में कोई दल ऐसे नहीं है कि किसी को इग्नोर करना है, ठीक है। और हम लोगों का एक ही है कि बिहार के लिए बेहतर के लिए काम करना है। किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं बिहार राज्य। हम लोग तो बिहार के लिए काम करेंगे तो एज ए सरकार में या सिस्टम में आएंगे तो बिहार का सेवक उनके लिए काम करने के लिए आएंगे। और जो भी विधायक हो, सांसद हो या मंत्री, उनको उसके एवज में उनको तनख्वाह मिलता है और बिहार के जनता के काम करने के लिए, ना ही कि जनता का मालिक है, जनता का सेवक कह लीजिए या उनके एम्प्लॉय कह दीजिए, ठीक है। तो हम लोगों के पास रहेगा कि हम लोग जनता के लिए काम करें और इसके लिए हम सब एक साथ मिलकर आने वाले समय में विकल्प देंगे बिहार में। और मुझे लगता है कि जनता इस बार मूड बनाए हैं और जनता हम लोगों को मदद भी करेंगे। दलितों का वोट बैंक एक बड़ा महत्वपूर्ण वोट बैंक होने वाला है इस बार चुनाव में। सभी पार्टियां इशारा कर रही हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे मांझी जी हो, चिराग पासवान हो, चाहे नीतीश कुमार का ये कहना कि अगर हत्या होती है किसी परिवार में दलित के तो हम उसको नौकरी देंगे। ये सब कुछ साबित कर रहा है कि दलित राजनीति इस बार बहुत भावी रहेगी। वोट बैंक भी बड़ा है, आपके पास सबसे बड़ा वोट बैंक है उसका, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। आपके लोग ये डिमांड भी कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम मिलना चाहिए आपको, वोट परसेंटेज के हिसाब से भी मांग रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि टिकटों में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए हमारी पार्टी भले नहीं है जी, लेकिन हमारे पास 15% वोट है और मेरा आधार वोट है और मैं इसको पहले से क्लेम करते और मैं साबित भी कर दिया उपचुनाव में। तो मुझे लगता है कि और हर पार्टी चाहेगा कि हमारे पार्टी को अच्छा नेतृत्व मिले। तो आज हमारे पार्टी में अगर ऐसी आवाज़ उठ रही है कि डिप्टी सीएम जगह चाहिए तो हमारे पार्टी का पदाधिकारी का सोच है और वो क्यों ना रहे, सब चाहेंगे कि हमारे पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सरकार में जगह मिले। लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे गठबंधन के साथ ही सब मिलेंगे, उस पर तय होगा और इस पर सिर्फ मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, हमारे गठबंधन के साथ ही निर्णय ले। हाँ, ये तो सही है कि बिहार में सरकार हम लोगों को बनेगा तो अति पिछड़ा के दम पे बनेगा। तो बिहार में अति पिछड़ा समुदाय से डिप्टी सीएम हो, ये मेरा मांग है। बट डिप्टी सीएम कौन होंगे ये हमारे गठबंधन के साथ ही डिसीजन। कई बार सर ये बातें आई हैं अलग अलग चैनलों पर भी कि मुकेश सहनी नहीं मानते थे तेजस्वी यादव को सीएम बनने के लिए, उनको भी कंफ्यूजन है कि भाई सब मीटिंग में तय होगा। क्या कहना है आपको इस मामले में? क्या तेजस्वी यादव को सीएम मानने में कोई है दिक्कत? क्या नहीं, देखिए बिहार में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है हमारे गठबंधन का, और गठबंधन को लीड भी राष्ट्रीय जनता दल कर रहे हैं। तो सीएम किनका होगा इस पे कोई ज्यादा डिबेट नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल ही डिसाइड करेंगे कि सीएम कौन होंगे। तो राष्ट्रीय जनता दल की इधर से भी ऑलमोस्ट सबको पब्लिक डोमेन में है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी लीड करने वाले, लेकिन हमारे पास ऐसे कोई प्रपोजल नहीं आया। हम सुन लेकिन आप अपोज नहीं कर रहे हैं, ये सारी खबरें भ्रामक है। हाँ, मतलब हमारे तरफ से अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए अगर वोट करना है तो हमारी पार्टी उनको वोट करेंगे। आपको कोई ऐतराज कोई ऐतराज? जो खबर चल रही है सब फर्जी? हाँ, फर्जी है। एक और बड़ी खबर आई है सर कि नरेंद्र मोदी जैसे आपने भी दुनिया भर से लोगों को जुटा लिया है, आईटी सेल बना दिया है आपने और महागठबंधन के लिए लगातार काम कर रहे हैं, पूरा एक बड़ा फ्लोर आपने रख दिया है आईटी सेल के लिए। अभी तो चुनाव की तैयारी में बाकी सब लगे हुए हैं, आपने पहले से ही सब ग्राउंड वर्क काम करना शुरू कर दिया है। देखिए मैदान में उतरिएगा, बिहार में विकल्प देना है तो सब तरह की आपकी ताकत के साथ आपको उतरना पड़ेगा। तो हमें जब जिस समय में जो ताकत की आवश्यकता गिरता था, जमीन पे जो ताकत दिखाना था वो भी हमने करके दिखा के और यहाँ तक पहुँचे हैं। आज कोरोना महामारी के समय में आप मानते हैं कि पूर्व में जो जैसे चुनाव होता था उस तरीके से इस बार चुनाव नहीं होना है। तो इस बार सोशल साइड का बहुत बड़ा आपका रोल होगा। तो इसमें वीआईपी पार्टी कभी भी किसी पार्टी से पीछे नहीं रहने वाला है और इसमें जो समय के साथ हम भी चलने वाले लोग हैं। तो अभी इस चुनाव में सोशल साइड और डिजिटल का बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है, तो हम लोग इसी के ऊपर चल रहे हैं और हमने इसी के लिए बड़ा टीम हमने बनाया है। केवल अपने पार्टी के नहीं, सभी पार्टियों के लिए, पूरे महागठबंधन के लिए हमने बनाया। और मेरी टीम है तो कह सकते हैं कि वीआईपी की टीम है। और वो काम जो होगा पूरे 243 के लिए हम लोग करेंगे। 243 पे हमारी जीत हो, हमारे गठबंधन के लोग लड़े, उनको कैसे जिताना है, किस तरीके से हम अपने संगठन को वहाँ जमीन तक पहुँचाएं, तो ये हमारी रणनीति रहेगा और उसमें हम मजबूती से हम गठबंधन के साथ में गठबंधन के साथी को जिताने का कोशिश। चुनाव से पहले ही आपने कहीं ना कहीं सोशल स्पेस जो है उसको हाईजैक कर लिया है।
नहीं, सब पार्टी कर रहे हैं, लेकिन हमारे ताकत के अनुकूल हमने भी बहुत अच्छा मेहनत किया है। एक बड़ा टीम हमने बनाया है और कई अलग अलग टीम को हमने एक साथ लेकर, और उस पर हम लोग किसी पार्टी से पीछे नहीं रहेंगे, किसी पार्टी से पीछे नहीं रखेंगे अपने आप को। एक और सवाल है सर कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ एजेंडे कम रह गए थे पिछले चुनाव में, बार बार ये बातें सामने आ रही थी कि मुख्य मुद्दा क्या है समझ में नहीं आ रहा है, क्या विरोध कर रहे हैं आप लोग समझ में, इस बार क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दा ही मुद्दा है जी। बिहार में कोई ऐसा एक मुद्दा बता दीजिए कि लेने लायक नहीं है जी। बिहार में हर सेक्टर में मुद्दा है, ठीक है। तो वो सब हम लोग घोषणा पत्र, जब हमारे सारे चीज क्लियर हो जाएगा तो हम लोग गठबंधन का एक घोषणा पत्र आप लोगों के बीच में रखेंगे, और हर एंगल पे हमें करना है। लॉ एंड ऑर्डर है जी। उस पर काम करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम पे आपको काम करना है जी। स्वास्थ्य पे आपको काम करना है जी। मतलब हर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस पे आप काम नहीं कर सकते जी। तो वो सारा मुद्दा को हम जनता तक लेके आएंगे, और उस मुद्दा को जनता को बेनिफिट मिले। बेरोजगारी मुद्दा है तो आप उनको कैसे हम लोग डील करें, तो बहुत सारी चीज़ें बना है, और समय रहते हुए हम लोग जब सारा फाइनल हो जाएगा तो आप लोगों के बीच में रखेंगे। निषाद, नोनिया, बेलदार, बिंद, ये सारी जाति के लोग कहीं ना कहीं स्वरोजगार में लगे रहते हैं, तो रोजगार तो आपके लिए एक बड़ा मुद्दा है ही जी। और उसके लिए आपने कुछ रोड मैप भी बनाया क्या? बहुत रोड मैप बनाया है उनके लिए। हम लोग जब गठबंधन के साथ ही मिल लेंगे, सारा चीज हो जाएगा तो हम लोग लॉन्च करेंगे, उसमें एक एक चीज पे डीपली से सारे बात को हम रखेंगे, कैसे उसको दूर कर सकते। सिर्फ बोलेंगे नहीं जी। बोलने के लिए तो बहुत सारे चुनाव का टाइम में बहुत सारा आप वादा कर सकते हैं, लेकिन वो वादा कैसे पूरा हो वो भी हम जनता के बीच में हम बात को रखेंगे कि ये वादा इस ऐसे ऐसे करेंगे, हमारी सरकार करेगी और फिर ये पूरा होगा। अंतिम सवाल सर मेरा, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, कई जगह पर बड़े विश्लेषकों ने विश्लेषण भी किया है कि हो सकता है कि इस बार हरियाणा बिहार में रिपीट हो जाए। ऐसी परिस्थिति में आप तैयार हैं क्या? नहीं, क्या मुझे नहीं लगता कि क्या बिहार की बड़ी पार्टी सबसे ज्यादा विधायक जिसके हैं वो भाजपा के साथ जा सकती है? क्या पोस्ट पोल अलायंसेस में ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जब ये सब चीज़ें कहाँ होता है, जहाँ पे कम सीट होते हैं, जैसे झारखंड में हो सकता है, जहाँ सीट कम होता है वहाँ पे फिर थोड़ा सा भी सीट को बहुत बड़ा अहमियत मिलता है, लेकिन यहाँ पे 243 सीट है और मुझे लगता है कि 2, 4, 5 सीट का ऐसा अंतर नहीं होना है, और जनता मूड बना चुका, वन साइडेड होगा जी। अब लालू यादव की विचारधारा से पहले भी प्रभावित बहुत रहे, लगातार बोलते रहते हैं, क्या लगता है वो ऐसा होने देंगे कभी? क्या लालू जी क्या कभी भाजपा के साथ ऐसा कुछ हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। देखिए साफ तौर पे वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हरियाणा वाली बात भूल जाइए, वो सब भ्रम है। और दूसरी बात, इन्होंने स्पष्ट तौर पे ऑन कैमरा ये बात कह दी कि इन्हें कभी ऐतराज तेजस्वी यादव के सीएम बनने से नहीं है। इनका पूर्व से ही मुख्य चुनावी जो मुद्दा रहा है वो रहा है अपने समाज का उत्थान, उन्हें नेसेसरी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूरी की जाए, और साथ ही साथ इस बार कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन को लेकर भी पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हो गए हैं। अगली खेप में फिर मुलाकात होगी सर, फिर समय दीजिएगा ना हमें। जरूर जरूर, जब भी आप बुलाइएगा तभी। और अगर आपको कोई भी सवाल लगता हो कि नमन मिश्रा ने नहीं पूछा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इनकी टीम लगातार लगी हुई है, आईपैड ले लेके इनके पास दिखाया जाता है हर 1 घंटे बाद कि देखिए सर ये कमेंट है, ये कमेंट है, आपका कमेंट भी दिखाया जो भी कमेंट होगा आप नोट करके रखिएगा, और फिर दोबारा हम जब भी आएंगे तो वो हमसे पूछ लीजिएगा। टिकटार्थियों की लंबी भीड़ लगी हुई है सर आपके यहाँ, वो तो चुनाव का टाइम, यहाँ भी कमेंट कर रहे हैं लोग। पार्टी के जो लोग हैं काम किए पार्टी में, तो निश्चित तौर पे सोचेंगे कि हमको चुनाव लड़े ताकि जनता को सेवा करें, तो हम लोग देखेंगे जितना हो सकता उतना अपने पार्टी के पदाधिकारी को जगह बनाने का काम करें। कितने सीटों पर चुनाव लड़िएगा सर? ये समय आएगा तो बता देंगे। चलिए बहुत बहुत नमस्कार, समय आएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल एक बड़ी बात यह है कि वीआईपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। एक बड़ा आईटी सेल दुनिया भर से लोगों को इकट्ठा करके इन्होंने चुनावी तैयारी, जो डिजिटल चुनाव कहा जाए इस बार होगा, उसकी तैयारी शुरू कर दी है। बने रहिए भारत लाइव पर, इस तरह से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।